जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर घर पे पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th का हिंदी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके 11वें नंबर चैप्टर को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और 11वें नंबर चैप्टर का लेखक परिचय हो गया है। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण सब्जेक्टिव की तैयारी करवा देंगे, ठीक है। मल्य जी के द्वारा लिखा गया हंसते हुए मेरे अकेलापन पाठ के सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। आइए, आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल लाइन है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता, पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। आइए, आपको एक बात मैं बता दूं, इस लाइन से यह सिद्ध होता है कि आपको चोट सहने पड़ेंगे, समझिए। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिना चोट सहने, संघर्ष करने, यानी आप कह सकते तकलीफों का सामना बिना किए आप कभी महान नहीं बन सकते हैं, ठीक है। आइए, मैं प्रश्न को दिखा दूं। आपके प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, डायरी क्या है। प्यारे साथियों, इसका पहला प्रश्न क्या है, डायरी क्या है। डायरी क्या है, हम क्या लिखेंगे। डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित, उसमें महत्वपूर्ण दैनिक अनुभवों का ब्यौरा है जिसे वह बड़ी सच्चाई के साथ लिखता है। समझे, डायरी क्या है। डायरी किसी भी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखा गया उसमें महत्वपूर्ण दैनिक जीवन या दैनिक अनुभवों का ब्यौरा है, पूरी विस्तृत जानकारी है, जिसमें वो बड़ी सच्चाई से सभी चीजों को लिखता है, ठीक है। उसे हम डायरी कहते हैं। आगे आइए अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है प्रश्न संख्या 2, कहता है डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है, क्या लिखेंगे हम लोग। डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें सभी बातों को पूरी सच्चाई के साथ लिखना पड़ता है। दैनिक जीवन में हम लोग झूठ भी बोल देते हैं, फ्रेब भी चलता है, लेकिन यहाँ जब डायरी लिखी जाती है तो यहाँ जो भी चीजें घटती है आपके दैनिक जीवन में, जो घटनाएं हैं, प्रतिदिन की जो घटनाएं घटती है आपके जीवन की, उसमें पूरी सच्चाई से उस चीजों को लिखना पड़ता है और हर व्यक्ति हर सच्चाई को लिखने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि डायरी को लिखा जाना क्या है, मुश्किल है। इसमें सभी घटनाओं को सही सही रूप में वर्णित करना होता है। देखिए, इसमें जितने सारी घटनाएं आपके जीवन में घटती है, वो अच्छा हो बुरा हो, जिसे आप लिखना चाहे भी ना चाहे भी, उसे भी आपको लिखना पड़ेगा, समझे। साथ ही साथ शब्दों और अर्थों में उदासीनता कम रहती है। शब्दों और अर्थों में क्या रहती है, उदासीनता कम रहती है। अगर आप इतना लिख देंगे, बहुत सुंदर आंसर है, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी और क्यों। क्वेश्चन नंबर 3 है। आपने पढ़ा है कि इसमें बहुत सारे तारीख है जिसमें डायरी लिखी गई है, हर दिन जो घटनाएं घटती है उस सबको लिखा गया है। तो आपको पूछा है कि कौन सा ऐसा तारीख है जिस तारीख पे डायरी लिखी गई है और उस डायरी का वो जो अंश है वो आपको सबसे अधिक प्रभावी लगी है और क्यों लगी है, सबसे अच्छा आपको क्यों लगा है, ये आपको बताना है। 30 अगस्त 76 की डायरी हमें सबसे अधिक प्रभावी लगी क्योंकि इसमें लेखक एक 7-8 साल की लड़की द्वारा सेब बेचे जाने की स्थिति का वर्णन किया है जो भावनात्मक है। कोई 7-8 साल की लड़की है जो सड़क किनारे सेब बेचती हुई नजर आ रही है। कितनी कष्ट की बात है, कितने दुखों की बात है कि वो 7-8 साल की लड़की किस स्थिति से गुजर रही होगी कि उस स्थिति में उसे सेब बेचना पड़ रहा है सड़क के किनारे बैठकर, जहां उसे शिक्षा प्राप्त करने चाहिए थे। और वह जो डायरी है 30 अगस्त 76 की डायरी है, वह तारीख 30 अगस्त का था, जो हमें क्या करता है, अधिक प्रभावित करता है, अधिक हमें बेहतर लगता है, समझे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, डायरी के इन अंशों में मल्यज की गहरी संवेदना घुली है और इसे प्रमाणित करें। डायरी के इन अंशों में, जो डायरी मल्यज ने लिखा, इस अंशों में मल्यज की बड़ी गहरी संवेदना घुली है, इसे प्रमाणित करना है कि कैसे आप बता सकते हैं कि डायरी में मल्यज की बड़ी गहरी मतलब की संवेदना है वो घुली हुई है। क्या लिखेंगे हम, डायरी के इन अंशों में मल्यज की गहरी संवेदना घुली हुई है। लेखक पाठ के शुरू में ही हरे भरे पेड़ों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। लेखक पाठ के शुरू में ही हरे भरे पौधों को देखा गया कि काटा जा रहा है, तो वो अपनी संवेदना को वहां प्रकट करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक जैसे मनुष्य को दर्द होता है उसी तरह से वो पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, वो भी हमें जीवन दे रहा है और उसे नष्ट करने पर लोग लगे हुए हैं, तो वह उसके प्रति मतलब की संवेदना प्रकट करते हैं पाठ के शुरू में ही। इसीलिए खेतों के फसलों की तुलना व्यक्ति से करता है और यही कारण है कि लेखक खेतों की फसल जो है उसकी तुलना व्यक्ति से करता है। और लेखक इतना संवेदनशील व्यक्ति है कि जब उनकी चिट्ठी नहीं आती तो वह बहुत दुखी हो जाते हैं।
जब उनकी चिट्ठी, एक चिट्ठी की इंतजार वो कर रहे थे और वो चिट्ठी नहीं आती है तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। इस प्रश्न का आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे, यह जो लाइन है उसके बारे में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति मल्य जी द्वारा रचित पाठ हंसते हुए मेरे अकेलापन से लिया गया है। जो यह पंक्ति है वो किस पाठ का लाइन है, हंसते हुए मेरे अकेलापन से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य केवल यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि उसे रचता भी है, अर्थात हमें अपने आसपास के संसार की रचना स्वयं ही करनी पड़ती है। जहां हम रहते हैं उसके इर्द गिर्द की संसार की रचना जो है हमें स्वयं करनी पड़ती है, कोई उसे रचना करने नहीं आता है। ठीक है, बढ़िया, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है और इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। बस मेरे, इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि मनुष्य का संसार से जुड़ाव एक रचनात्मक कार्य है। समझे, मनुष्य का संसार से जुड़ाव कैसा है, एक रचनात्मक कार्य है और इसी जुड़ाव के कारण मनुष्य नई नई रचना करता है। समझे, इसी जुड़ाव के कारण मनुष्य नई नई रचना करता है और इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है, और अगर ऐसा ना हो तो ये मानवीयता क्या है, अधूरी है। अर्थात मनुष्य संसार से जुड़ाव के कारण ही रचनात्मक कार्य करता है। अर्थात जो मनुष्य है वो संसार से जुड़ाव के कारण ही क्या करता है, रचनात्मक कार्य करता है और इसमें मानवीयता का भाव जागृत होता है। और यही कारण है कि इसमें मानवीयता का भाव क्या होता है, जागृत होता है। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, बड़े छोटे छोटे प्रश्न का आंसर है, आप आराम से इसे याद रख सकते हैं। पाठ पढ़ के आए हैं और देखिए ये कितना छोटा है, पाठ पढ़ के आए हैं और आंसर आप लिखेंगे तो नंबर नहीं कटने वाले हैं, बात याद रखिएगा। ठीक है, धरती का छंद से आपका क्या आशय है बताना है। धरती का छंद से लेखक का यह आशय है कि जिस क्षण शब्द और अर्थ मिलकर रचना का रूप ग्रहण करते हैं यह क्रिया धरातल पर ही होता है, कहीं अंतरिक्ष में नहीं। जिस समय मतलब कि लेखक का कहना है कि जिस समय शब्द और क्षण मिलकर एक रचना का स्वरूप ग्रहण करता है या रूप ग्रहण करता है, उस समय यह जो क्रिया है धरातल पर ही होती है, ना कि वो अंतरिक्ष में होती है। समझे, यह जो कार्य है वो कहाँ होती है, धरती पर ही, धरातल पर ही होती है, अंतरिक्ष में नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है। रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है आपको बताना है। क्या लिखेंगे, भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। जो भोगा हुआ यथार्थ है वो क्या है, एक दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है, हर आदमी अपना अपना क्या करता है, पाठ में पढ़ाया गया है, अपना अपना यथार्थ रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को दे देता है। उस रचे हुए यथार्थ का, जो अपने लिए अपना यथार्थ रचता है, उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को दे देता है, जिसमें वह जीता है और भोगता है। जिसमें वो क्या करता है, जीता और भोगता है। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है और एक के होने से दूसरे का होना है। मतलब समझे, रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है और इसमें एक का होने से ही दूसरे का होना है। किसी एक का होने से दूसरे का ना होना ऐसी संभावना नहीं है, एक होगा तो दूसरा भी होगा। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को बचाते तथा मिटाते हैं। रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ दोनों का होना जरूरी है और दोनों एक दूसरे को या तो बचाते हैं या तो मिटाते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहते हैं, बताइए। ये तो प्रश्न बड़ा ही आसान होगा। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वो डायरी को किस रूप में देखना पसंद करते हैं या चाहते हैं। क्या लिखेंगे, लेखक के अनुसार सुरक्षा सूरज की रोशनी में है। मतलब कि आप समझ रहे हैं, अधिक तप करने में, बस में मेहनत करने में, केवल आप बैठ कर चाह रहे हैं सब कुछ हमें मिल जाए, तो ऐसा लेखक के अनुसार सुरक्षा वहां नहीं दिखती। वहां आपके लिए कभी सुरक्षा नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, सूरज की रोशनी में है, चुनौतियों को झेलने में है, लड़ने में है, पसीने बहाने में और खटने में। समझ रहे हैं, सुरक्षा कहाँ है, सूरज की रोशनी में है, चुनौतियों में है, लड़ने में है, पसीने बहाने में है, खटने में है।
वह डायरी अपने सभी अनुभवों के रूप में देखना चाहते हैं। वह डायरी किस रूप में देखना चाहते हैं? सभी अनुभवों के रूप में देखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उसके सभी अनुभव डायरी में व्यक्त हो सके। वो जितने चीजों ने को दुनिया से सीखा है, अपने अनुभव में प्राप्त किया है, वो सभी अनुभवों को डायरी में उतार देना चाहते हैं, समझे। और इसलिए कभी कभी वे कविता के मूड में डायरी लिखते हैं। और इसीलिए कभी कभी वो लिखेंगे ना, तो लिखते तो डायरी है, लेकिन किस मूड में लिखते हैं? कविता के मूड में लिखते हैं। किस मूड में लिखते हैं? कविता के मूड में कभी कभी क्या लिख पाते हैं? वो डायरी लिख पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। डायरी के इन अंशों से लेखक के जिस मूड का अनुभव आपको होता है, उसका परिचय अपने शब्दों में दीजिए। डायरी जो लिखा गया लेखक के द्वारा, उस डायरी को पढ़ने के बाद जिस मूड का अनुभव आपको लेखक के बारे में होता है, उस मूड के बारे में अपना मतलब कि अपने शब्दों में परिचय देना है। क्या लिखेंगे? डायरी के इन अंशों से पता चलता है कि लेखक का मूड अपने से संबंधित सच्चाइयों को उजागर करने में है। बस में रहे, लेखक का जो मूड है अपने से संबंधित सच्चाइयों को क्या करने में है? उजागर करने में है। वह बड़े ही सामान्य मूड में सभी क्रियाकलापों का वर्णन चाहते हैं या करते हैं। वो बड़े ही सामान्य मूड में सभी क्रियाकलापों का क्या करते हैं? वो वर्णन करना चाहते हैं। याद रहेगा? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 10, अर्थ स्पष्ट करें। एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद क्या हो? ठंडा हो। एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद क्या हो? ठंडा हो। मतलब कि ऊपर से वो नहीं दिखे कि अरे इतना बेहतर हो सकता है, लेकिन उसमें कार्य करने का जो जुनून हो वो एक आग के भांति हो, समझे। आइए, उसके टैलेंट को मतलब कि कहा गया कि वो आग हो। बस में रहे, मतलब कि उसकी जो टैलेंट है वो आग के समान हो। आइए देखते हैं। लेखक का कहना है कि एक कलाकार के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें क्या हो? आग हो, अर्थात वह अपने कर्म के प्रति पूर्णतः संवेदनाशील हो। बस में रहे, अपने कर्म जो उसे कार्य मिला है उसके प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील हो, करने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हो। ठीक है, चाहे उसका व्यक्तित्व वो ठंडा ही क्यों ना हो, चाहे ऊपर से वो ठंडा ही क्यों ना दिखता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्य करने के प्रति उसमें आग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप 10th में पढ़ रहे हैं, तो आप अंदर आग होनी चाहिए कि भाई हमें रिजल्ट लाना है। आप ऊपर से कितना भी साधारण दिखे उससे मतलब नहीं है। जब मंच मिले, जब कॉपी और कलम मिले, जब एग्जाम मिले, तो आपको वहां पे अपने आग को उतार देना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? चित्रकारी की किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिद्धांत पढ़ा था? चित्रकारी का किताब पाठ में पढ़ते हुए नजर आए थे लेखक, तो उस किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिद्धांत पढ़ा था, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? चित्रकारी के किताब में लेखक ने यह रंग सिद्धांत पढ़ा था कि शोर और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं। शोर और भड़कीले जो रंग होते हैं वो संवेदनाओं को क्या करते हैं? बड़ी तेजी से उभारते हैं, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं और उतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं। जितना तेजी से शोर और भड़कीले जो रंग होते हैं, जितना तेजी से उसे चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं, उतना ही तेजी से वो क्या करते हैं? उसे ढाल की ओर भी खींचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। अब आइए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। क्या कहता है? कहता है 11 जून 78 की डायरी से शब्द और अर्थ के संबंध पर क्या प्रकाश पड़ता है? अपने शब्दों में लिखिए। क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे 11 जून 78 की डायरी से, 11 जून 78 की डायरी से शब्द और अर्थ के संबंध में यह पता चलता है कि शब्द और अर्थ के बीच तटस्थता कम रहती है। समझे, जब उल्लेख किया जाता है तो शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं। शब्द और अर्थ का संगम ही धरती का क्या है? क्षण होता है। 11 जून 78 की डायरी से हमें यह पता चलता है कि शब्द और अर्थ के बीच में तटस्थता कम रहती है, और जब उसका उल्लेख किया जाता है तो शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं, और शब्द और अर्थ का संगम जो होता है, मिलन जो होता है, धरती का क्षण होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13, रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है? लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे जरूरी बताते हैं? रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है ये बताना है। फिर यह भी बताना है कि लेखक जो है दस्तावेज को रचना के लिए कैसे जरूरी मानते हैं, बताते हैं, ये आपको बताना है। क्या लिखेंगे? लेखक रचना और दस्तावेज के फर्क को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं जो कुछ लिखता हूं वह सबका सब रचना नहीं होता। लेखक कहते हैं कि जो मैं प्रतिदिन लिखता हूं वो डायरी में, वो सबका सब रचना नहीं होता। मैं जो कुछ भोगता हूं उन सब में रचना के बीज नहीं होते। मैं जो लिखता हूं, मैं जो भोगता हूं, न वो रचना होता न उसमें रचना के बीज होते हैं। भोगे हुए अनुभव के जो अंश लेखक के साथ चलते हैं वही रचना है। जो भोगा हुआ कार्य है उसके अंश जो लेखक के साथ चलते हैं वही क्या है? रचना है। बाकी जो शेष बच जाता है वो सब क्या है? दस्तावेज है। कोई कार्य करने में जो उसका मेन मुद्दा है, जो उसमें भोगा हुआ अंश है, वो रचना है, और उसके अलावा जो बच जाता है वो सब क्या है? दस्तावेज है। लेकिन यह दस्तावेज रचना के लिए जरूरी है। लेकिन यह पूरे समस्त कहानी रचना के लिए जरूरी है, क्योंकि दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। यानी आप यह समझिए कि रचना दस्तावेज से ही बनाई जा सकती है, ठीक है। और यही रचना को पैदा करने वाला उपज मिट्टी है। बस में रहे, यह उपजाऊ मिट्टी है, दस्तावेज उपजाऊ मिट्टी है, रचना को पैदा करने वाला। कितना अच्छा लेखक ने यह बात बड़े आसानी से समझा दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, और इस तरह से आपका यह चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? देख लीजिए। लेखक अपने किस डायरी की बात करता है और इस डायरी की खासियत क्या है? अपने शब्दों में बताइए, लिखिए। लेखक डर को अपने जीवन का केंद्रीय अनुभव बताता है। लेखक कहते हैं कि हमें डर से बहुत डर लगता है। बस मैंने उनको हमेशा डर लगता रहता है कई चीजों को लेकर, संसार में घटती घटनाओं को लेकर, बच्चा घर से दूर चला गया या कोई भी व्यक्ति लेट से घर आया, इन सभी चीजों से उनको क्या लगता है? एक डर पैदा हो रखा है मन में। तो वही चीज कहते हैं कि लेखक डर को अपने जीवन का केंद्रीय अनुभव बताते। बस मैंने उनको डर ही उनका जीवन का केंद्रीय अनुभव है। उसे बुरी बुरी बीमारियों का डर या घर के किसी सदस्य के देर तक वापस न आने से उत्पन्न आशंकाओं का डर सताता रहता है। लेखक को किस चीज का डर सता रहा है? बुरी बुरी बीमारियों का डर सता रहा है। कोई भी सदस्य, घर के सदस्य देर तक अगर घर वापस नहीं आता है तो उससे उत्पन्न होने वाली जो आशंकाएं हैं, क्या हुआ होगा उसके साथ, जिंदा भी होगा, मर गया होगा, क्यों नहीं घर आया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, मतलब कि बहुत सारी जो डर है वो उत्पन्न हो जाता है और वही उसे सताता रहता है। इस डर की खासियत यह है कि इसके कारण लेखक घंटों तनाव में गुजार देते हैं। और इस डर की खास बात लेखक के लिए यह है कि जब डर लगता है तो लेखक उस पर सोचने लगते हैं और घंटों तनाव मतलब टेंशन में गुजार देते हैं। बस में रहे, घंटों टेंशन में गुजार देते हैं। उनका हृदय बहुत तेज धड़कने लगता है कि क्या हुआ होगा उसके साथ, बहुत तेज धड़कने लगता है और ईश्वर से प्रार्थनाएं करने लगते हैं। उनके मन में तरह तरह की अप्रिय कल्पनाएं उगने लगते हैं। वो मन में तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल देकर समझाया आपको, समझे। तरह तरह की कल्पनाएं, अप्रिय कल्पनाएं, बस में रहे, कल्पनाएं करने लगते हैं कि क्या हुआ होगा उसके साथ। यह डर लेखक को सता रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका जो यह पाठ है उसके सब्जेक्टिव जो प्रश्न उत्तर है उसको शुभ समापन कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं साथियों यह वीडियो आपको, यह क्लास आपको बहुत बेहतर लगा होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से आपको हर प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। यह फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली एक क्या है सीरीज है हिंदी की, जिसमें आप आकर अपने साथियों को जोड़कर अच्छा तैयारी कर सकते हैं। सपना हम लोग का 450 प्लस का है, न्यू बैच स्टार्ट चल रहा है और चलो अपने सपने को साकार करें, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और अपने साथियों को भी जरूर बताइएगा कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम आपको इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।